नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। रॉयल इंडियन इक्वेस्ट्रियन समिट जो अमात्रा रिसोर्ट उदयपुर में हुई, उसके दूसरे भाग में आप देखेंगे कि यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब विशेषज्ञों ने दिया। तो आइए सुनते हैं क्या बातचीत हुई इस समिट के दौरान। कि घोड़ा लग्जरियस लाइफ में गिना हुआ है, जबकि राजस्थान, गुजरात, पंजाब के किसान इसको पालते हैं और एक टांगे वाला भी इसको पालता है और एक तोरण पे घोड़ी ले जाने वाला हमारा दमामी और वो भी उस घोड़ी को पाल के अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन इसको बेचा जाए तो 18% GST है। तो कपूर साहब से निवेदन करूँगा, आप मीडिया गिराते हो, आपकी पॉलिटिकल अप्रोच है, इस GST को खत्म करिए। ये GST लगवाइए आप, जिससे क्रिमिलेयर होता है, जैसे आरक्षण दिया गया जाटों को, दूसरों को, तो क्रिमिलेयर उसमें देखी गई, तो क्रिमिलेयर वालों को आरक्षण नहीं है। तो घोड़ों में क्रिमिलेयर है थोरोब्रीड, तो कृपा करके वो 18% उन पर लगे, उन पर 30% करिए। लेकिन हमारी जो भारतीय ब्रीड है, हमारी इंडिया की जो ब्रीड है, चाहे वो किसी प्रदेश की हो, उसको आप GST से फ्री कराइए। यदि किसानों के लिए हित की बात कर सकते हैं, ये एक हित की बात है। CP साहब से भी निवेदन करूं, नहीं ये बाहर जाने चाहिए ना, बाहर जाएगा तो मूल्य मिलेगा ना, और कंट्री को भी फायदा है कि फॉरेन करेंसी आएगी। यदि हमारा घोड़ा बाहर जाता है तो फॉरेन करेंसी कहाँ आएगी? इंडिया में आएगी, उससे हम दूसरे देशों से माल खरीद सकते हैं। सरकार को भी फायदा, जनता को भी फायदा, इसलिए बाहर जाना चाहिए। आप इसको रोको मत। बड़ा अच्छा कोई काबिल है तो उसको बाहर जाके नाम करने दो। और एक CP साहब से और आप बड़े लोगों से निवेदन कर सकते हैं कि इसका कुछ वर्कआउट करिए। कि मैंने घोड़े रखे, मुझे 2 साल हो गए, पर मेरी गलती ये थी कि मैंने 19 महीने उनको कहीं और स्टेबल करके रखा था। तो बीच में मेरी एक बच्ची थी मेरे पास वाइट कलर की, वो 6 महीने की मैं पुष्कर से लाया था और 25 महीने बाद वो छूट गई। अब उसको इंटरनल ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर बाद में मुझे किसी ने कहा कि घोड़ों को गेहूं का सूखला नहीं खिलाना चाहिए। तो बड़ी डिफरेंट सलाह मिली। कोई कहता था आप मूंगफली का चारा खिलाइए, कोई कहता था आप ज्वार की कुट्टी खिलाएंगे तो उससे घोड़ों में कीड़े पड़ जाएंगे स्किन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल घोड़ों को खिलाया क्या जाए। अगर गेहूँ का सूखला ना खिलाएं तो ज्वार की कुट्टी बेटर है या मूंगफली का चारा। और ये भी कोई लोग कहते हैं कि मूंगफली के चारे में जब मूंगफली उगाई जाती है तो उसमें केमिकल्स का और दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो उससे भी तो पॉइजनिंग होता है घोड़ों में। जैसे आपने बताया कि आपको घास चारे में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले तो आपके एरिया के अंदर में सोर्सेज क्या हैं वो पता करें आप। नॉर्मली हम लोग भी सजेस्ट नहीं करते ज्वार का घास, और लेकिन ये चलन में है, सोर्स नहीं है लोगों के पास में, तो ज्वार खिलाते हैं। ज्वार से काफ़ी लोग खुश भी हैं। कुछ लोग मूंगफली का खिलाते हैं। केमिकल्स और ये इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपको आउटसोर्स करना है, वो उसके लिए आपको कोई भी सच नहीं बोलेगा। तो कोशिश करें जो लोकली अवेलेबल है, जो आपके सोर्सेज हैं, आसपास के किसान हैं, उनसे बात करें, उनको बात करें। रचका हो गया, थोड़ा दूब घास हो गया, वो चीज़ों को आप सोर्स करें, वो खिलाएं अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो। बात चल रही थी कि खिलाया क्या जाए। मैं बताता हूँ आपको, जैसे मारवाड़ में मूंगफली होती है, जैसलमेर वगैरह में, जैसे मैं ननियाल में मूंगफली होती है, तो वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा गाय को खाकला खिलाना, क्योंकि गेहूँ का खाकला वहाँ होता नहीं। वहाँ जो चलन में क्या होता है वो चीज़ें खिलाते हैं, और उनको देख के घोड़े बड़े हो रहे हैं। मैं जैसलमेर, जैसे मैं ननियाल में वहाँ जाता हूँ, मैंने मूंगफली के अलावा कुछ देखा ही नहीं। हरा तो बहुत दूर की बात है, हरा तो शायद आप थोड़ा बहुत यूज करने लगे, बाकी टोटली वो तो दाने का भी पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दाना नहीं देते हैं, पर मैं बता रहा हूँ टोटली मूंगफली पे 24/7 उसमें भी घोड़े सर्वे कर रहे हैं। मैं आपको ऐसी जगह भी जाऊंगा गांव में जहाँ पर सिर्फ गेहूं का खाकला ही सूखा दे रहे हैं, तो भी घोड़े एडजस्ट हो गए। तो घोड़ों को थोड़ा सा अपने को टफ बनाना पड़ेगा। अब सिचुएशन क्या हो रही है, घोड़ों को अपन ने पंखे लगा दिए, AC लगा दिए, टाइलों वाले रूम बना दिए, तो घोड़ा इसके लिए नहीं बना। घोड़ा को जितना टफ रखेंगे इंसान और घोड़ा, अपने बच्चे या घोड़े के बच्चे जितना टफ रखेंगे। आजकल डिलीवरीज होती है घोड़ों की, मैंने देखा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, अरे यार घोड़े का बच्चा होने वाला, 3 दिन तक उनकी नींद उड़ जाती है। घोड़ी की उड़े नहीं उड़े, आदमी की उड़ जाती है कि बच्चा होने वाला। तो क्या होता है कि हमें तो जैसे मेरा स्टाफ भी यहाँ पे, तो उनको पता लगता है कि अच्छा बच्चा हो गया क्या, हाँ 5 घंटे हो गए, देखते फिर कैमरे में चेक होता है, अच्छा 6 घंटे पहले हो गया क्या, अच्छा चलो ठीक है। तो आज तक का तो रिकॉर्ड ये है। तो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव नहीं हो, जैसा उसको अच्छा लगता है उसके साथ फीडिंग करें। गेहूं के खाकले में जैसे चापड़ मिला के दे सकते हैं। तो खाली सूखे से क्या होता है, घोड़ा भूखा ज़्यादा होगा तो जल्दी स्पीड से खाने की वजह से उसको कॉलिक हो सकता है।
उसके साथ में चापड़ की मात्रा को डबल रखें, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है जो एक्सपर्ट्स है वो भी यही कहेंगे कि अगर मात्रा में सही मात्रा में फाइबर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाइबर चापड़ में काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। बाकी मूंगफली भी दी जा सकती है, रज का अच्छा है ताकि थोड़ा हरा भी जाए। तो ये सब चीज़ें एक एक थोड़ी थोड़ी मात्रा में, गाय भैंसों की तरह उनको ट्रीट नहीं करें कि सुबह डाल दिया और फिर रात भर पड़ा था ठीक है, तो शाम को भी वही डाल दिया, तो उस भूख के कारण वो ज़्यादा खाएगा और ज़्यादा खाने के कारण कॉलिक होगा। अगर रोटेशन में खाना चल रहा है, घोड़ा भूख से नहीं मर रहा है और भूखा नहीं रह रहा है, तो आप कुछ भी खिलाओगे तो उसको कंफर्टेबल रहेगा। जहाँ तक मैंने सोचा और जहाँ तक मैं कर रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। से वॉश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास सडनली चेंज कर रहे हैं, कितनी बार आप 2 महीने कुट्टी खिला रहे हैं, कुट्टी खत्म हो गई और डायट सूखला, तो फूड चेंज सबसे, अगर आप फूड को चेंज करते हो सडनली, वो घोड़ों के लिए बहुत घातक है। तो आप फूड सडनली चेंज नहीं करना है, सूखला खिलाते हैं, आप चलो कोई खिलाता है कोई नहीं खिलाता, आप लोग जवार की कुट्टी खिलाते हैं, मगर क्या होता है 100% अगर एक ही चीज खिलाओगे आप, लोग क्या करते हैं गेहूं का सूखला खिलाएंगे, गेहूं का चोकर खिलाएंगे और गेहूं खिलाएंगे, तीनों एक ही चीज हो गई, तो उसका जो भी मात्रा उसको जरूरत होगी वो या तो ज्यादा हो गई। उसका साइंटिफिक रीजन मैं नहीं जानता हूँ, मगर देसी है कि आपको एक ही चीज खिलाने से नुकसान भी होगा, तो उसमें आप चना मिला दो, बाजरा मिला दो, सूखा चारा ले लो, दूध मिल जाएगी। सफाई का मेन ध्यान रखो, सफाई अगर आप नहीं रखोगे मिट्टी जाएगी, या मान लो आपने खेली के अंदर बना रखा है, गीला करके डाल दिया, 3 दिन का पुराना पड़ा हुआ उसको नहीं खाया, फंगल लग गया, उसने लड़के ने या आपने ऊपर और डाल दिया तो भी बीमार हो जाएगा घोड़ा। ऐसा नहीं कि सफाई रखने से बीमार नहीं होगा, मगर कम हो जाएगा बीमार होना, ये प्रॉब्लम है घोड़ों में। तो मैं इसी तरह से जानना चाहूंगा कि हम लोग जो स्टेबलिंग करते हैं अपने घोड़ों की, उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्टेबलिंग करनी चाहिए, स्टेबल का साइज कर देना चाहिए। लोग प्रीफर करते हैं कि छोटे स्टेबल हो। मेरे पास में खुद के पास में 12 बाई 12 और 10 बाई 10 के स्टेबल चाहिए, क्योंकि हम लोग पैडक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिसके पास में ज़मीन कम है वो लोग स्टेबल्स में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एरिया नहीं मिलता है। तो वो वापस वही सवाल हो गया कि जिसकी जैसी सुविधा उस तरीके से घोड़े को रखेंगे, और बाकी जितना हो सके उतना घोड़े को पैडक लाइफ देंगे तो घोड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। और छोटे स्टेबल्स के अंदर में छोटे बच्चों को ज़्यादा बंद रखने की वजह से फिर वही एक्सरसाइज ओवर हो जाती है, उसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। तो स्टेबलिंग हो वो छोटे तबेले हों, लेकिन पैडक एरिया बड़े दीजिए आप लोग उसके लिए, वो यही रहेगा। और पैडक स्टेबल्स के अंदर में भी पानी और दाने की सुविधा 24 घंटे की रहनी चाहिए, और घोड़े के साइज़ के हिसाब से दाने पानी की कुंडियों को बनाएं, जिसको आप लोग गमान बोलते हैं। काफ़ी ऊंची ऊंची बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, घोड़े को तकलीफ ही होती है, क्योंकि घोड़ा उसको चू नहीं कर पाता है, वो फटाफट गल्प करता है, निगलने की कोशिश ज़्यादा करेगा, तो वो और ज़्यादा आगे अल्सर्स के प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। तो जितना हो उसको लेवल पे तबेला साफ़ सुथरा, पानी दाने की कुंडी अंदर, कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए कभी भी स्टेबल में। जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो उसको गोलाई में बनाएं। तो ये टाइप के स्टेबल ज़्यादा सूटेबल है घोड़ों के लिए। तो कपूर साहब, ये इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप मेरे सवाल का जवाब। और लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग के ऊपर अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पे अपने सारे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से सीनियर मेंबर किसी को बोलूँगा अगर आपको लाइन ब्रीडिंग के बारे में कुछ बताएं। हमने जो बात कही थी वो 100% सत्य बात है कि इन ब्रीडिंग होनी नहीं चाहिए। बरोबर, अपने एक ही नहीं 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक देखते हैं कि भाई ये लाइन जैसे तूफान लाइन की है तो उसको जैसे अपने रत्नाकर लाइन से कवरिंग होनी चाहिए, या और देवदरबार लाइन, कई लाइन है, 7 पीढ़ी तक 10 पीढ़ी तक भी मतलब जो लाइन है उससे मतलब अलग ब्रीडिंग होनी चाहिए। रही बात जो पीछे वाले भाई साहब, उन्होंने जो जोश में कुछ बोल दिया, ताली बजी तो और भी वो थोड़े गलत बोले, लेकिन उनके समझ फेर था। उनको कहना ये था कि कोई जैसे रजिस्टर्ड घोड़े नहीं, रजिस्टर्ड घोड़ों को छोड़ के, क्योंकि आजकल जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो लाइन का सबको क्लियर मालूम होता है, लेकिन जब तक उनके ऊपर स्टैम्प नहीं लगता है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अननोन होता है। तो इनका कहना यह था कि भाई रजिस्टर्ड से मतलब नहीं, लाइन अलग अलग देख के, घोड़े व्यवस्थित देख के कवरिंग करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। लाइक आउटलाइन ब्रीडिंग की बात का उनका नहीं था, और अननोन घोड़ों की बात कर रहे थे, अननोन लाइन की बात कर रहे थे। हाँ, वो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग की उन्होंने का क्वेश्चन नहीं था। देखो क्या होता है, उनको बताने का तरीका नहीं आया, उनका कहना नहीं, उनको बताने का तरीका उनका बताता ना, उनको
उनको बताने का तरीका नहीं आया। उनका कहने का मतलब है, मुझे ये मतलब नहीं कि उस घोड़े की बच्ची है या उस घोड़ी की बच्ची है। उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे घोड़ी अच्छी लगती है, वो लाइन की हो या नहीं हो। मतलब मेरा जहाँ तक सोचना, उनका कहने का मतलब ये था क्या भाई, वो कहीं भी जाते हैं, घोड़ी देखते हैं, उसके माँ बाप का नहीं बोलते हैं। और एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अपन घोड़ा वर्ल्ड के अंदर है, तो अपन जो घोड़े के छोटे बच्चे खरीदते हैं 6 महीने, साल भर, 18 महीने, तो उसको पूछते भैया इसका साया कौन है, इसकी डेम कौन है। मगर जब 5 साल से 8 साल का अगर कोई घोड़ी या घोड़ा हो जाता है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर 5 साल की घोड़ी देखने में उसके माँ बाप का नहीं पूछता हूँ, उसको पूछता हूँ, उसको देखता हूँ घोड़ी कैसी है, फिर बाद में बताता भाई उसकी बच्ची है, उसका है। क्योंकि वो 6 साल के अंदर पूरी ग्रोथ कर चुकी होती है, उसमें कोई नाम लगने से कुछ उसका टेक चेंज होने वाला नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि घोड़ा या घोड़ी, उसको उनके लिए माँ बाप इतना अहमियत बाद में होता है, पहले वो घोड़ी कैसी दिखती है, वो प्रोड्यूस क्या कर रही है। मतलब मेरा जहाँ तक सोचना है कि उन्होंने यही आंसर क्वेश्चन था। दूसरा, अब साहब ने, तो मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, मगर लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग, एक तो इसमें अपने को फर्क देखना पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। एक, अगर जैसे मान लो अगर आप लाइन ब्रीडिंग करना चाहते हो कि उस घोड़ा या घोड़ी का वंश ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, भाई आपको उसके बच्चा बच्ची मिल ही नहीं रहे और उसका कोई खानदान और वो बहुत रेयर हो गया है, तो उसमें आप उसके लिए आप कर सकते हो। मगर जब आपके पास 50 जोड़ी से एक ही लाइन की और उसी लाइन की 50 घोड़ियां और 50 घोड़े, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो अवेलेबल है अपने को इजी। तो मेरा ये सोचा कि लाइन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब आपको अगर कोई चीज रेयर हो गई है कि भाई ये पर्टिकुलर घोड़ा या घोड़ी है और इसके आगे इसको अपना बढ़ावा देना है, तो उसके लिए अपन लाइन ब्रीडिंग कर सकते हैं। मगर क्लोज ब्रीडिंग यानी जैसे मदर और डॉटर की हो जाती है, या शायद उसका सेम हो गया या उसका दादा सेम हो गया, तो वो नहीं करनी चाहिए। मेरा पर्सनल है ये। साहब ने कहा नहीं करना चाहिए। देखो इस हॉस्पिटल में हो क्या है, इसमें क्या है, एक आदमी कोई गलत बोले तो उसके 50 लोग है ना साथ में हो जाते, इसलिए हो जाता है एक दूसरे की बढ़ती है, लेकिन सही बात कोई बोलता है। अब जैन साहब कह रहे हैं भाई ये सीनियर है, ये क्या कह रहे हैं, इनब्रीडिंग नहीं होती। गलत कोई बोले उसका मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड में उनका सहयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरा अपना दुश्मन है। तो जैन साहब ने बताया, थैंक यू, धन्यवाद। तो इनब्रीडिंग का सवाल ही नहीं उठता। आने वाले समय में उसकी बच्चियां तो मेरे पास होगी, बराबर। तो आने वाले समय में, और जहाँ पे घोड़ा था उस समय में दूध ने प्रोड्यूस ही नहीं किया है, घोड़ा खुला ही नहीं था कभी भी, अपने पास आके प्रोड्यूस करना चालू किया, तो इनब्रीडिंग का उसमें सवाल ही नहीं है। काठियावाड़ी ब्रीड को प्रमोट करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, वो सवाल था मेरा। तो सभी जैसे हुकुम ने बताया कि अभी ये घोड़ों की यूटिलिटी तो कोई होनी चाहिए, तो काठियावाड़ी ब्रीड बहुत ही अच्छे एंड्योरेंस में और दूसरे स्पोर्ट्स में यूज़ हो सकते हैं अपने लिए। तो जो कोई भी राइडिंग के जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे हो, या काठियावाड़ी ब्रीड का कोई शो या डिस्प्ले भी राजस्थान के कोई शो में हो, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। पूछा कि प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आंसर आपने ही दिया है कि वो राइडिंग में बहुत अच्छे हैं, एंड्योरेंस बहुत अच्छी है उसकी, तो आप उसी में उसको यूटिलिटी डेवलप करो। उसको आपने जैसे बोला कि शोज़ में ले जा सकते हैं, अलग अलग जगह पे आप ऐसे ले जाइए। और काफ़ी सारे तरीके हैं, इसको बाहर आउट स्टेट में लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आप आउट स्टेट में लोगों को दीजिए, शो जंपिंग वगैरह में आप इसको डालिए घोड़े को। और बाकी मैं अपने सीपी बनाया उनसे कहता हूँ कुछ आंसर। तमिलनाडु के अंदर में, आंध्रा के अंदर में, सब जगह मारवाड़ी घोड़ों के शोज हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, सभी जगह। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर में भी जब बड़े मेले होते हैं उसके अंदर में काठियावाड़ी घोड़ों को, उनकी नस्ल को प्रेजेंटेशन, डिस्प्ले या उनके भी एक एक इवेंट होने चाहिए। और जैसे आप काठियावाड़ी घोड़ों के लिए बोल रहे हैं कि एंड्योरेंस और स्पोर्ट्स में यूज होने चाहिए, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्टेबल में कम से कम 1 या 2 घोड़े ऐसे तैयार करें जो एंड्योरेंस, स्पोर्ट्स इसके अंदर में उनको यूज करना चालू करें। क्योंकि आप आज सिर्फ शो के बल पे अपने घोड़े का फ्यूचर नहीं देख सकते हो। मारवाड़ी घोड़ों का फ्यूचर अगर आप लोगों को देखना है तो उनको ब्रीडिंग और शो के साथ साथ में स्पोर्ट्स में डालना पड़ेगा।
आज कमर्शियल्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कमर्शियल्स को अगर आगे फ्यूचर में और बढ़ाना है तो जब तक ये घोड़े स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे, जैसे दाता हुकुम ने फरमाया कि इनको बाहर भेजना चाहिए, बाहर किस कैपेबिलिटी पे जाएंगे? जब तक उसके अंदर में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी स्पोर्ट्स में, तब तक कोई बाहर भी नहीं ले जाएगा। बाहर घोड़े जाने के बाद में काम करते हैं, काम करेंगे तो ही वो घोड़े खरीदेंगे, बाकी कोई नहीं खरीदेगा। तो सिर्फ काठियावाड़ी नहीं, मारवाड़ी घोड़ों के लिए भी वही लागू होना चाहिए, काठियावाड़ी के लिए भी होना चाहिए, और सब जगह एटलीस्ट एक एक इवेंट इनका डिस्प्ले या रिंग में भी होना चाहिए काठियावाड़ी घोड़ों का, जैसे नुकरों का होता है। सिंधी को भी प्रमोट करना चाहिए, काठी को भी करना चाहिए, क्योंकि ये सारी हिंदुस्तान की ब्रीड्स है। थैंक यू। रिस्क कम करने के लिए वैक्सीन पे कोई आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? जवाब दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वैक्सीन्स जो है इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैक्सीन्स नॉर्मली हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल खाली टीटी, रेबीज़ और वायरल इन्फेक्शंस के लिए कुछ वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप डॉक्टर्स से, वेट्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनका एक बार सजेशन लेंगे तो वो हो जाएगा। बाकी इंडिया के अंदर में ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक घोड़ों के लिए कोई डेवलप हुई नहीं। घोड़ों को ग्रेजिंग कराना, मतलब घोड़ियों को, स्टेलियन को अपन नहीं छोड़ सकते साथ में, लेकिन घोड़ियों को क्या फील्ड अवेलेबल हो तो ग्रेजिंग कराना चाहिए, बेटर है कि नहीं? अवेलेबल हो नहीं पाती, लोगों के पास जगह नहीं है क्या, मगर ग्रेजिंग तो बेस्ट है। अच्छा, घोड़ों के लिए अनाज नहीं है? घोड़ों के लिए अनाज नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। पुराने ज़माने में आपको ध्यान होगा कि कोई आदमी बोलता था मैंने 1 मण जौ खिलाए, 1 मण धान खिलाए, यानी 40 किलो धान खिलाए। कितने टाइम में? 1 साल में। बाकी तो वो घास पे ही रहते थे घोड़े। क्या, जिन घोड़ों को तैयार करना होता था तो एक सीजन होता था, उस टाइम उसको स्पेशल डाइट दी जाती थी, बाकी तो घोड़े चर के खाते थे। क्या, तो घोड़ा ग्रेजिंग अगर आपके पास स्पेस है तो बेस्ट है, मगर बारिश में आपको एक ध्यान रखना है कि जब आप ग्रेजिंग पे अगर लेके जाओगे घोड़े तो वहाँ मक्खी होगी, मच्छर होगा, अलग अलग तरीके के डांस होते हैं। बारिश के टाइम पे एक मक्खी आती है जिससे बॉट्स नाम का कीड़ा पैदा होता है, वो घोड़े के पाँव पे बैठेगी और जब उसको काटेगी तो वो घोड़ा उसको मुंह से हटाएगा तो वहाँ पर बहुत सारे उसके लार्वा छोड़ के जाएगी, वो जीवान में जाएगा, पेट के अंदर जाने के बाद उसकी वो बॉट्स नाम का जो अपन आयरमेक्टिन यूज करते हैं। क्या, तो ये एक बारिश के टाइम होता है, तो आप उसके लिए कोई ऐसी चीज लगा के घोड़े को बाहर निकालो, मान लो सरसों का तेल लगा दिया या उसमें कपूर डाल दिया या कुछ, बहुत सारे ऑर्नामेंट है वो लगा के, बाकी ग्रेजिंग तो करना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कुछ घोड़ों को दस्ते भी लग जाती है ज़्यादा ग्रेजिंग से। कब लगेगी? जहाँ पर पानी वाला चारा हो, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं कच्चा सामा, कच्चा चारा होता है, वो भी ज़्यादा खाने से घोड़ों को फोक लग जाती है। मगर वो कभी कभी क्या होता है ना, घोड़ों को फोक लगना भी फायदा करता है। कितनी बार क्या होता है, लोगों के घोड़े के अचानक दस्त लग जाती है तो हम उसको बोलते भैया एक दिन उसको लगने दे, उसको अगर वो खाना खा रही है तो उसको लगने दे, क्योंकि कभी कभी कुछ खाने में ऐसी चीज आने से अगर आपने कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, उसको रोक लिया, मगर वो अंदर पॉइजन है, खाने से हुआ है उसको, तो जैसा अपन बोलते हैं ना, कभी कोई बीमार हो जाता है, भाई एक दिन अपने बॉडी को भी वर्क करने दो, डायरेक्ट पैरासीटामोल मत लो। तो कच्चा सामा खाने से भी दस्त लगती है। मगर ग्रेजिंग, मतलब मैं तो मानता हूँ कि अगर आपके पास जगह है तो ग्रेजिंग से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप अगर बारिश के टाइम अगर आपको चारा पक जाता है तो आपका उसको जो दलिया वगैरह दे तो वो कम का मात्रा कर दो। अगर आपने दिन भर ग्रेजिंग करा रहे हो और शाम को 4 किलो दाना खिला रहे हो तो भी नुकसान करेगा, उसका दाने की मात्रा कम कर दो। थैंक यू। एकदम बेटर है घोड़ों के लिए ग्रेजिंग हरदम बेटर है, क्योंकि घोड़ा जो है वो ग्रेजिंग एनिमल ही है। घोड़ा जब तक चर के खाएगा तब तक उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि घोड़ा चरता जाएगा, चलते जाएगा, ये घोड़े की टेंडेंसी है, कुदरती है वो। और जो आप फरमा रहे हो कंडीशन के वास्ते, ये सही बात है, कई घोड़े की जो तबीयत है वो चढ़ने से बनती है। हमने घोड़ों को तबेले में बंद किया है, कुदरती घोड़े तबेले में कभी बंद होकर नहीं रहते हैं। पुराने टाइम के अंदर में देखा जाएगा तो हर राजघराने के अंदर में बीड़े होते थे या ठिकानेदारों को बीड़े अलॉट करते थे, उनके घोड़े भी वहाँ पे भेजे जाते थे चराई के लिए। कई घोड़ियाँ चराई के बाद में तैयार हो जाती है, तैयार होकर वो कंसीव भी जल्दी होती है, क्योंकि उनकी नेक मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट सब कुछ चलते रहता है, उसके अंदर में उसकी बच्चेदानी ऊपर आना, कई कारण है उसके पीछे, साइंटिफिक रीजंस बहुत सारे हैं उसके पीछे, उसकी वजह से घोड़े में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मनप्रीत जी बताइए कहाँ से आए हैं?
हम पंजाब से आए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर और पंजाब से। वेरी गुड। इंडिया। तो इतनी दूर आए हैं यहाँ पे राजस्थान में, कैसा लगा आपको? यहाँ जानकारी कैसी मिली आपको? जानकारी बहुत बढ़िया मिली मैम। गेट टुगेदर था जो मतलब सभी घोड़ों वालों का, और सभी ब्रीडर भी वहाँ यहाँ मिल पाए, और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। ठीक है, आपका भी स्पेशली धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला, सभी के गेट टुगेदर करवाया, और दीप जी का भी, सभी टीम का आपका धन्यवाद। दोबारा 6 महीने या 1 साल भर में यही ऐसा प्रोग्राम हो तो आप आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। इसका मतलब है आपको अच्छा लगा? जी, ऑल ओवर इंडिया के लवर्स, हाउस लवर आए थे और गेट टुगेदर किया, और हम भी पंजाब से मतलब नियर अबाउट कोई 1000 किलोमीटर की ड्राइव करके रन आए थे। वेरी गुड। चलिए जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कहाँ से आए हैं? हम शिकारपुरा से है। मेरा नाम हितेंद्र सिंह है। रूपचा स्टेट फार्म मेरे फार्म का नाम है। कैसा लगा यहाँ पे? क्या क्या जानकारी ली आपने आज ने? यहाँ बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के जो आयोजक हैं धर्मवीर सिंह जी है, रवि कपूर साहब है, अजीत सिंह जी नालई है, और उनका जो सहयोग किया कुलदीप सिंह जी ने, यशोराज बन्ना ने, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। और हम तो खैर यहाँ के लोकल हैं, राजस्थान के हैं, और 200-250 किलोमीटर दूर से सभी मित्र आए हैं। धन्यवाद उन भाइयों का देना चाहते हैं जो पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से यहाँ टाइम निकाल कर हम सब के साथ में खुद के विचार साझा किए, एक दूसरों से जानकारी है जो आदान प्रदान की, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और नए लोगों से मिलना शुरू, और अलग अलग सबके आइडियाज़ लिए। कई सीनियर लीडर भी हैं, जैसे पबसा ये मोहन सिंह जी साहब हैं, शक्ति बना है, धनसा है, ये सब जो हम आए, अनंत भाई है, सब ये घोड़ों पे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा रुचि है। तो अलग अलग प्रदेश के लोगों से मिलने से काफ़ी अच्छा लगा, और एक बार वापस आयोजक कमेटी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, राजस्थान से ये ब्रीडर्स, हॉर्स ओनर्स आए हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ का जो इंतज़ाम था या यहाँ जो उन्होंने जानकारी ली वो कैसी लगी। नमस्ते सर। हाँ, अनंत जैन मेरा नाम है, जयपुर से मैं आया हूँ। जो हमारा एक रॉयल एक्वेस्ट्रियन ग्रुप है हॉर्सेस का, उसका इनिशिएटिव लेते हुए धर्म जी ने और रवि जी ने और हमारे कुलदीप बना ने, इनने काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा उदयपुर में रखा है। सब जनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, घोड़े वालों को, और आज काफ़ी लोगों ने अपनी जानकारी भी इस प्लेटफॉर्म पे साझा करी है। मेरा नाम मोहन सिंह है। नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है गोटन करके, उससे 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे मेरा स्टड फार्म है, पांडवा स्टड फार्म, और मैं पिछले 30 साल से घोड़े पाल रहा हूँ समझो। तो पहले स्टार्टिंग में मेरे पास एक ही घोड़ी जो मैंने खरीदी थी, उसका नाम था लक्ष्मी। उसने हैट्रिक की थी, मतलब 3 बार इंडिया लेवल के शो की, और उससे ही मैंने ब्रीडिंग चालू की। फूलमाल नस्ल की वो घोड़ी है, और उसका भालनी करके मठ है जालौर के अंदर। उस भालनी मठ में अभी भी ताम्रपत्र पड़ा है। वो बताते हैं उस घोड़ी की ब्लड लाइन के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी अस्वस्थ हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो भालनी मठ के जो मैन थे उन्होंने उनका इलाज किया था जी। तो फिर इलाज करने के बाद में उन्होंने 2 घोड़ियाँ उनको गिफ्ट की थी, जो 450 साल पहले ही। उसी बाकी जैसे कोई बिल्डर है, जैसे मैं हूँ समझो, तो मेरे बेटे को शौक है तो घोड़ी रखेगा वो, और मेरे समझो नहीं है तो वो नहीं रख पाएगा, समझो बेच देगा या नहीं शौक होगा। लेकिन मठों की जो घोड़ियाँ होती थी वो मतलब परंपरा से ही, मतलब वो बेचते नहीं थे, बेचते थे तो भी मतलब मुख्य जो घोड़ियाँ हैं उनकी वो रखते थे, उनमें से सेलेक्टेड घोड़ियाँ, तो वो लाइन लंबी चलती थी। पर्सनल किसी मालिक के पास में अगर समझो घोड़ी हो तो उसके समझो कि शौक नहीं है परिवार में तो वो बेच देते हैं। लेकिन मठों की घोड़ियाँ है वो लंबी, मतलब उसका उनका इतिहास बहुत लंबा है। बताइए आपके कहाँ से आए हो, पूरा नाम, क्या घोड़े रखते हो आप, कौन से, वो सब बताइए। मेरा नाम शक्ति सिंह है। टेला स्टड है मेरा, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नियर पुष्कर के पास पड़ता है, पुष्कर से 20 किलोमीटर। तो मैं भी 30-40 साल से इस घोड़ा लाइन में प्रॉपर मेरी समझ से हूँ। अच्छा। वैसे पहले बुजुर्गों ने रखे होंगे 1-1, 2-2 साधन के लिए, लेकिन मेरे पास शुरू से 10-12 घोड़े घोड़ी रह गए। तो एक तो ये लाइन वाली अभी भी वहाँ सब्जेक्ट चला था, ये जो भेड़ चाल चल रही, तो लाइन सिर्फ वो एक घोड़े की लाइन को ही लेके चलते हैं, बाकी कई अच्छी घोड़ियाँ हुई है, उन्हीं की लाइन इतनी बढ़िया है, उससे अपन और अच्छा कर सकते हैं। तो न्यू कमर्स जो है वो सिर्फ एक घोड़े के पीछे न जाके थोड़ा ये भी देखे कौन सी घोड़ियाँ अच्छी, उनके बच्चे भी यूज ले, ये करें।
बाकी धर्मवीर बना ने ये जो आयोजन करवाया है कपूर साहब ने, बहुत अच्छा रहा। मिले सब में, एक दूसरे से मिलने से हमारा बड़ा है प्रेम, और मिलते रहेंगे सब, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो मेरा तो यही मानना, थोड़े घोड़े के पीछे न भाग के घोड़ियों को भी देखे, उनको भी बचानी। अच्छी जो घोड़ियाँ हैं उनके बच्ची आप थोड़ा ध्यान करके और उनकी तरफ भी रुझान करें। जी आपका नाम बताइए। और नाम मेरा ओम प्रकाश रावत है, पुष्कर से आया हूँ मैं। खोड़ा माता स्टेट फार्म अपने फार्म का नाम है। और सबसे बढ़िया तो मैं धर्मवीर साहब को, कुलदीप साहब को और जो भी इस प्रोग्राम करवाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि इतने घोड़े वालों को एक जगह करके, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ ये कि इतने घोड़े वाले एक साथ बैठ के जो मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये। और मेरे पास में एक घोड़ी है अनंता, जो 66 की है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में गिनी चुनी घोड़ी में उसका नाम है। और बाकी घोड़े तो और भी है, नाम पूरे क्या बताऊँ, 10-12 घोड़ी है। सबके बता दो। मेरे पास एक नहीं, एक बार ऐसे करूंगी कि मैं आपके फार्म आऊंगी वहाँ। हाँ, वेलकम, पधारो ना। पुष्कर है, पुष्कर में तो पुष्कर में ऐसा है, जिंदे आते हो तो ठीक है, नहीं तो मरे हो को घर वाले लेके आते, तो इससे बच्चा है, पहले आ जाओ आप। नहीं पक्का आऊंगी, घोड़े भी दर्शकों हाँ, को बिल्कुल, दिखाऊंगी और तब बिल्कुल, नाम बिल्कुल। की पूरी लिस्ट हो जाएगी। वेलकम, चलिए धन्यवाद, और अच्छा लगा कि आप लोग को सबको यहाँ आके अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, आपने समय निकाला। नमस्ते अभिषेक जी। Ma'am, good evening. How are you? I'm fine. How are you? Pretty good. So how did you enjoy or what knowledge did you acquire here at the conference? Well, this whole program was organized by Ravi sir, Dharamveer sir, and Ajit sir. It was a beautiful evening, and I personally gained a lot of information, and people were very cooperative. And I hope these guys continue with this and have more get-togethers, and more information should be passed to young people like me who just got into this industry, and it will actually help us a lot. So in case within 6 months or about a year, if they are organizing something like this again, can we consider you as a sure member? I think Ravi sir would be a better person to answer that. I flew in from New York just to attend this, so Great. I mean, That's I'm in for the next time too, and forever. तो दर्शकों देखिए, न्यूयॉर्क से आए हैं, हम तो इंडिया की बात करेंगे, 4 कोनों से लोग इकट्ठा हुए हैं, ये न्यूयॉर्क से आए हैं ये समिट अटेंड करने के लिए, कितनी अच्छी बात है। और क्यों ना आए लोग भाई। धर्मवीर जी और उनके ऑर्गेनाइजिंग टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों को एंटरटेन करने में। डिनर के दौरान राजस्थानी पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया था। तो अंत में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहली बार के लिए बहुत अच्छा आयोजन था। हाँ, थोड़ा समय का अभाव होने की वजह से शायद कई लोगों के प्रश्न मन में ही रह गए होंगे, तो अगली बार ज़रूर चर्चा के लिए ज़्यादा समय रखेंगे, ऐसा ऑर्गेनाइजर्स का कहना है। तो दर्शकों, आप यदि ये ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।